नमस्ते बच्चों। आज हम काव्य गुण के बारे में बात करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में काव्य गुण और काव्य दोष लगे हुए हैं, तो हम काव्य गुण पर आज चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब हम साहित्य में अपनी अनुभूतियाँ जो हम अपने आसपास के परिवेश से ग्रहण करते हैं और उसको अभिव्यक्त करते हैं, तो वो अभिव्यक्ति किससे होती है? भाषा से होती है। यानी भाषा काव्य को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। तो इस दृष्टि से देखें तो काव्य में एक अनुभूति आवश्यक हुई और दूसरी अभिव्यक्ति आवश्यक हुई। दो चीज़ आवश्यक हुई। एक अनुभूति, पहले हमें अनुभूत करना है, और उसके बाद में पहले हमें महसूस करना है। हम किसी घटना को देखते हैं, फिर हमारे भीतर संवेदना जागृत होती है, फिर हम उसकी अनुभूति करते हैं, उसको महसूस करते हैं, फिर हम उसको अभिव्यक्त करते हैं। यानी अनुभूति और अभिव्यक्ति का सामंजस्य ही काव्य है। ठीक है, तो ये हमने काव्य को समझा कि काव्य क्या हुआ। अब हम आगे देखें कि जो भाषा है उसके वो माध्यम बनी इस अभिव्यक्ति का। अब जो हमारा ये भाषा की अभिव्यक्ति है वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें उसको सुनते समय, उसको पढ़ते समय हमें शब्द और अर्थ दोनों हैं वो स्पष्ट रूप से समझ आ जाए। जो शब्द बोला जा रहा है वो शब्द भी समझ में आए और उस शब्द का जो अर्थ है वो भी हमें समझ में आए। तो इस दृष्टि से हम देखें कि भाषा में शब्द शक्तियाँ, गुण, रीति, लोकोक्ति, ये सारी भाषाई विशेषता है जो काव्य को कहें कि काव्यत्व प्रदान करती है, उसकी सहायक हुई हैं ये। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो रसवादी आचार्य हैं, जो हमारे परंपरागत साहित्यिक, जो संस्कृत और हिंदी साहित्य के जो आचार्य हैं, वो अभिव्यक्ति, उसके सौंदर्य, उसके माधुर्य पर बल देते हैं। यानी जो अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है वो गुण पर आकर ठहरता है। यानी कि जैसे कि हम कहें कि कोई व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व के जो हम करेंगे, एक अच्छा आदमी कौन है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो अच्छा कैसे बना है, क्या है उसमें, तो हम उसको अच्छाई बनाने वाली चीज़ को हम क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। जिसमें ये गुण हैं इसलिए ये इसका व्यक्तित्व है वो विशिष्ट है। तो काव्य में भी यही बात आकर ठहरती है कि कोई भी काव्य है वो कब श्रेष्ठ बना, कब हमने उसको ग्रहण किया, कब हमने आत्मसात किया उसको, कि जो काव्यानुभूति और जो सौंदर्य का जो उत्कर्ष है वो शब्द से, वर्ण से, अर्थ से, या कहें इनके सामंजस्य से बनता है। तो इसे हम काव्य गुण कहेंगे। अब गुण की परिभाषा जो आचार्य वामन है, काव्य अलंकार जो रचना है, कृति है, उसके रचयिता हैं आचार्य वामन। वो क्या कहते हैं गुण के संदर्भ में? उनकी जो पंक्तियां हैं वो देखिए कि काव्य शाभायाः कृतारो धर्मः गुणा। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म का मतलब तत्व से है, ही गुण कहलाते हैं। काव्य के साथ गुणों की जो अंतः योजना है, जो उनका सम्मिलित रूप है, वो काव्य को काव्य बनाता है। और इसी तरह हम देखें कि आचार्य मम्मट हैं, वो भी यही कहते हैं कि जो गुण है वो काव्य रस। अब काव्य रस में क्या चीज़ आई? दो चीज़ आई, एक अनुभूति और एक सौंदर्य। सौंदर्य का तात्पर्य अभिव्यक्ति से है। तो ये काव्य की आत्मा के गुण हैं और यही क्या होता है?
उत्कृष्टता प्रदान करते हैं, किसी भी काव्य को उत्कर्ष बनाते हैं। तो यानी काव्य को उत्कर्ष बनाने वाला महत्वपूर्ण क्या बात रही? गुण। ठीक। अब हम देखें कि किसी भी काव्य के रस को बढ़ाने वाले, हम देखते हैं इसमें जो संस्कृत आचार्य ने अपने अपने मतों के अनुसार इन रस को बढ़ाने वाले काव्य गुणों की परिकल्पना की है, उनके बारे में बताया है। तो मुख्य रूप से काव्य गुण हैं वो 3 माने गए हैं: माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक। अब इन 3 जो काव्य गुण हैं, इन 3 की प्रमुख जो स्थिति है, जो इनकी वृत्ति है, वो उसकी विशिष्टता के बारे में हम बात करें तो पहला माधुर्य जो गुण है, उसका संबंध क्या होता है? व्यक्ति की चित्त की द्रवणशील वृत्ति के साथ ये बंधा रहता है। द्रवणशील का मतलब हो गया उसके बिल्कुल कोई बात सुनकर जब आप बिल्कुल पिघल जाएं, आपके भीतर एक ममता का भाव, आपके भीतर एक ऐसा भाव पैदा हो जो बिल्कुल आपको द्रवित कर दे। और दूसरा जो गुण है वो ओज है, तो उसका ओजस्वी, आप में उत्तेजना की बात वृत्ति पैदा हो, तो ओज गुण हो गया। और तीसरा है प्रसाद गुण, तो वो आपके हृदय के भीतर जब प्रसन्नता प्रकट हो। तो ये जो तीसरा गुण है, ये सभी जो सत्कृतियों में जो उनमें व्याप्त रहता है। अब रस की दृष्टि से प्रसाद गुण जो है वो सभी रसों में हमें दिखाई देता है। अब रस कौन से गुण में कौन सा रस रहा, इस पे अगर हम चर्चा करते हैं तो श्रृंगार, करुण और शांत, ये तीनों रस किस में रहे? माधुर्य गुण में। और वीर, विभत्स और रौद्र, ये तीनों रस किस में रहे? ओज गुण में। माधुर्य गुण में तो रहे श्रृंगार, करुण और शांत, और ओज गुण में कौन से रस रहे? वीर, विभत्स और रौद्र। अब बचा तीसरा प्रसाद गुण। तो ये प्रसाद गुण है वो सभी समग्र रूप में हम इसकी प्रभाव देखते हैं, तो इसमें हम देखेंगे सभी रसों का इसमें समाहित माना गया है। या कहें कि सहृदय के हृदय में जो अर्थ समाया रहता है वो इसमें माना गया है। अब हम माधुर्य गुण की बात करें तो इसको पढ़ने से, सुनने से जब हृदय में तरलता की अनुभूति, सहज आनंद की अनुभूति हो, तो ये माधुर्य गुण माना गया है। इस काव्य गुण है वो, ये काव्य गुण की वृत्ति क्या है, स्वरूप क्या है? कोमल और मधुर, और इसीलिए इसमें कोमल और मधुर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये पहला बिंदु हो गया माधुर्य गुण का। अब हम देखें इसके दूसरा बिंदु देखते हैं। इस माधुर्य गुण में समस्त पद, ट वर्ग ध्वनियाँ हमने देखी थी कि भाषा विज्ञान में क, च, त, ट, प जो वर्ग हैं उसमें ट वर्ग कठोर वर्ग माना गया है, ट, ठ, ड, ढ। तो ट वर्ग जो है उसकी ध्वनियाँ हैं वो माधुर्य गुण में आई। अनुनासिक वर्ण, रैफ और अकार, इन सब का प्रयोग है वो इसमें वर्जित होता है, इसमें नहीं होता है, ध्यान रखना। ट वर्ग क्योंकि कठोर है, गुण माधुर्य तो इसमें नहीं हुआ, अनुनासिक नहीं हुआ है, न, म, न जो वर्ण है वो इसमें नहीं आए हैं। कोमल मधुर होने के कारण इसमें क्या है? श्रृंगार, करुण और शांत रस का इसमें प्रयोग हुआ है। जैसे इसका उदाहरण देखो, रूपसी तेरे धन केश पाश, श्यामल श्यामल कोमल कोमल,
लहराता सुरभित केश पाश। ये आपका उदाहरण है माधुर्य गुण का। अब अगला देखते हैं ओज गुण। अब हमने पढ़ा था कि ओज क्या है, आपके भीतर ऊर्जा का, ओजस्विता का संचार करता है। और इसमें क्या होता है, द्वित्व वर्णों का प्रयोग होता है, संयुक्त समासों का प्रयोग होता है, ट वर्ण का, कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। और इसमें रस कौन सा हुआ, रौद्र, विभत्स और वीर रस का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण देखिए, अशनिपात से निर्घोषित हो विजय घोष इस जीवन का, तड़ि तेज में चीर ज्योतिर्मय हो उत्थान पतन तन का। ये सियाराम शरणगुप्त की कविता की पंक्तियां हैं। अब हम देखते हैं प्रसाद गुण। तो प्रसाद गुण में हुआ कि जिस साहित्य को, कृति को पढ़कर पाठक के हृदय में स्वतः आनंद का या कहीं स्वतः अर्थ प्रकाशित हो जाए, उसे प्रसाद गुण माना गया है। इसमें क्या हुआ, आसानी से आपको समझ में आ रहा है तो कैसे रहा, सीधे सरल शब्दों की योजना होती है और प्रसाद गुण की सीधी सरल भाषा का प्रयोग ही इसमें महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अंदर हम देखते हैं कि उदाहरण देखें तो, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। तो हम देखते हैं कि रसवादियों की जो दृष्टि से प्रसाद गुण का प्रयोग किसी भी रस में सहज रूप में किया जा सकता है और इसमें सभी प्रकार की अभिव्यक्तियाँ सरस और सहज ग्राह्य हो जाती हैं। तो हमने 3 काव्य गुण यहाँ पढ़े हैं।